नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी बिसात। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 7वें चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी और पुख्ता कर ली। आपको बता दें कि इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 904 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 1 जून को उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और चंडीगढ़ के संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होना है। जानकारी के मुताबिक इस चरण में पंजाब से 328 प्रत्याशी, जो कि सबसे ज्यादा हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश से 144 प्रत्याशी, बिहार से 134, ओडिशा से 66, झारखंड से 52, हिमाचल प्रदेश से 37 और चंडीगढ़ से 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में कुल 13 सीटें ऐसी और पश्चिम बंगाल में 9 सीटें, बिहार में 8 सीटें, ओडिशा में 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी और अंतिम पड़ाव की तरफ है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होना है। लोकसभा सीटों के प्रतिशत के लिहाज से अगर बात की जाए तो 7वें और अंतिम चरण में 10.50% सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होना है। देखिए, यहाँ पर आंकड़ों के जरिए आपको बता रहे हैं 7वां चरण कितना दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल के लिहाज से अगर समझिए तो पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। 9 संसदीय क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे, जबकि बिहार में 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। अगर झारखंड आएंगे तो झारखंड की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो वहीं ओडिशा की 6 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश और पंजाब इक्वल है इस मामले में। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, 2 राज्यों की राजधानी भी है चंडीगढ़, वहां की 1 सीट पर वोट डाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब की 13 सीटों पर वोट कास्ट किए जाएंगे। तो ये 57 का आंकड़ा कैसे हो रहा है पूरा, ये आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से इन तमाम सीटों पर वोट डाले जाने हैं। अब अलग अलग फेजेस के बारे में समझिए। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की इस दौरान आपको बता दें कि 7वें चरण की तैयारी है, जिसमें अलग अलग राज्यों की जो सीटें हैं उनको कवर किया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटें आ रही हैं जिन पे वोट कास्ट होना है। इनमें कई सारे दिग्गज ऐसे हैं जिनके चेहरे दांव पर लगे हुए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि लगातार वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की अगर बात की जाए तो इस बार 904 उम्मीदवार 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी मैदान में है। आइए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। 8 सीटें हैं, माफ कीजिएगा, और उम्मीदवारों की संख्या इन 8 सीटों के लिए 134 है। चंडीगढ़ सीट मात्र 1, लेकिन उम्मीदवार 19। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 4 सीटें आती हैं, लेकिन जो ऐसे उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं उनकी तादाद 37 है। झारखंड 3 सीटें हैं मात्र, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या इन सीटों के लिए 52 है। ओडिशा 6 सीटें आती हैं, लेकिन इन 6 सीटों के लिए जल्दोजहद को समझिए 66 उम्मीदवार हैं मैदान में। तो वहीं पंजाब में सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब के अंदर सीटें मात्र 13, लेकिन उम्मीदवार 328 जो कि मैदान में जान झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, और अगर प्रत्याशियों की संख्या को आप समझेंगे, उम्मीदवारों की संख्या को आप समझेंगे, तो वो 144 है। पश्चिम बंगाल, जहां मात्र 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उम्मीदवारों की तादाद इन सीटों के लिए 124 है।
तो वाराणसी का समीकरण भी समझ लीजिए। कुल मतदाताओं की तादाद यहां पर 19.62 लाख यानी कि 19,62,000 है, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 10,65,485 मतदाता हैं। महिला मतदाता 8,97,328 हैं, जिनमें से थर्ड जेंडर मतदाता 135 हैं। हिंदू आबादी की अगर बात की जाए तो 75% हिंदू आबादी इस क्षेत्र में रह रही है। मुस्लिम आबादी 20% है और अन्य आबादी की अगर बात की जाए तो वो 5% इस क्षेत्र में रह रही है। ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया है। पहली बार 4 अप्रैल 2014 को उन्होंने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया था। उस वक्त क्या नतीजा रहा, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। वाराणसी 2014 का रिजल्ट कहता है कि नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे, 2014 में 5,81,022 वोट इनको मिले थे, जो कि वोट परसेंटेज के हिसाब से 56.4 वोट परसेंटेज रहा। अरविंद केजरीवाल उस दौरान यानी कि 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े और उनको जो वोट मिले उनकी तादाद थी 2,09,238, जो कि वोट परसेंटेज के हिसाब से 20.3% रहा। तो अजय राय, जो कि इस बार भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं, उन्हें मात्र 2014 में 75,614 वोट मिले थे, जो कि वोट परसेंटेज के हिसाब से बेहद कम यानी कि 7.3% था। और जीत का जो मार्जिन रहा, वो जीत का मार्जिन 3,71,784 वोट्स का रहा है। दूसरी बार 26 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीट से नामांकन किया। उन्होंने वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल किया। लगातार दूसरी बार वो वाराणसी से सांसद भी चुने गए। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कितना दिलचस्प रहा 2019 का मुकाबला। नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी थे और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार और चेहरे भी, इन्हीं के चेहरे पर चुनाव 2019 में लड़ा गया था। इनको जो वोट मिला वो वोट परसेंटेज 2014 की कंपैरेटिवली 2019 में काफी इंक्रीज हो गया और ये वोट था 6,74,664। जी हाँ, 6,74,664, जो कि वोट परसेंटेज के हिसाब से 63.6% था। शालिनी यादव, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थी, मुकाबला बेहद दिलचस्प इस बार भी हो गया। पिछली बार देखिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर थी, लेकिन इस बार 2019 में शालिनी यादव सपा की तरफ से मैदान में उतरी और सपा की ओर से इन्होंने कितने वोट अर्जित किए वो भी समझिए। 1,95,159 यानी कि 18.4% वोट उनको मिले। कांग्रेस की तरफ से अजय राय चुनावी मैदान में दूसरी बार भी उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा, या यूं समझिए कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार और 2019 के मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा। इस बार अजय राय का जो वोट परसेंटेज था वो भी इंक्रीज हुआ और वोट भी इंक्रीज हुआ। ये तादाद हो गई 1,52,548 की, जो कि वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 14.4 वोट का होता है। जीत का मार्जिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंक्रीज हुआ, बढ़ा, 4,79,505 हो गया था। अब 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी से मौजूदा वाराणसी काशी के प्रत्याशी हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं, वो मैदान में हैं। और उनके सामने कौन चुनाव लड़ रहा है? लगातार तीसरी बार अजय राय मैदान में हैं और अजय राय का चूंकि 2 बार से वोट परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ, तो इस बार उनको उम्मीद है कि जीत का सेहरा उनके सर बंध सकता है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मदन मोहन वाराणसी से हमारे साथ में सहयोगी संवाददाता जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए वाराणसी का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से बीजेपी के जीत के मार्जिन को, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीत के मार्जिन को काशी के अंदर इंक्रीज किया जाए और लार्जर देन द स्केल किया जाए। दूसरी तरफ अजय राय, जो कि 2014-2019 जिनका वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ, वो इस कोशिश में है कि कम से कम कांटे की टक्कर तो दे ही दी जाए।
जी पूजा जी, बिल्कुल ये बताना चाहूँगा जिस तरह से अगर कहा जाए कि ये लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव जो है कहा जाए तो बहुत ही अहम एक तरह से, क्योंकि वाराणसी जो है एक हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ से खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में कहा जाए कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी अजय राय हैं, 2014 की बात की जाए या 2019 की बात की जाए या 2024 की बात करें, तो लगातार तीसरी बार अजय राय भी जो है चुनावी मैदान में जो है कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है टक्कर देने को। तो वहीं 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में जो है अजय राय चौथे नंबर के चौथे नंबर पे थे। वहीं 2019 में अगर कहा जाए तो अजय राय ने बढ़त हासिल की और तीसरे क्या है, इस बार जो है उनको ये उम्मीद है कि इस बार जो है वोट परसेंटेज उनके बढ़ेंगे और जीत की उम्मीद भी वो जता रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का यहाँ पे काफी क्रेज है, क्योंकि वाराणसी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है और यहाँ से प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में है। तो इस तरह से कहा जाए तो लगातार स्टार प्रचारक जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो जो है यहाँ पे मौजूद थे। लगातार जो है कैंपेनिंग चल रही थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही थी, लोगों से जो है मिल रहे थे, तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे थे। बूथ से लेकर के कहा जाए तो जो घरों तक जो है लोग पहुंच रहे थे। तो बिल्कुल। इस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी जो देखिए है मदन, मैं एक विषय समझना चाहूंगी। बीते दिनों काशी का विकास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। काशी रूपांतरित हुई है और बहुत ही ज्यादा अद्भुत तरीके से रूपांतरित हुई है। G20 सम्मेलन भी काशी के अंदर करवाया गया, काशी तमिल संगमम भी करवाया गया, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनते समय आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो आपने उस पीड़ा को भी करीब से महसूस किया होगा और लोगों से आपने बात भी की होगी। काशी कॉरिडोर बनते समय कई सारी ऐसी खबरें आई, कुछ मीडिया में दिखाई गई, कुछ नहीं दिखाई गई। लोगों के घरों को तोड़ा गया, उनकी दुकानों को तोड़ा गया, जिसके बाद बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अविमुक्तेश्वर मंदिर को भी तोड़ा गया, जिसके बाद शंकराचार्य तक ने पैदल मार्च किया था काशी के अंदर। क्या उन तमाम विषयों का इम्पैक्ट काशी में अंडर करंट की तरह है, जिस पर सवार अजय राय ये चाहते हैं कि वोट परसेंटेज हाई हो जाएगा? जी पूजा, बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि जिस तरह से कहा जाए जब विश्वनाथ कॉरिडोर का जब निर्माण होना था तो उस समय जो आसपास में जो बाधक जो घर बन रहे थे या जो दुकानें बन रही थी उनको जो है तोड़ा गया, तमाम ऐसे मंदिरों को भी जो है उसे हटाया गया था। तो जिसका कहा जाए तो लगातार चाहे कांग्रेस हो या कुछ शंकराचार्य जो है इसका विरोध जो है दर्ज कराते रहे। कई दुकानदारों में भी ऐसी नाराजगी दिखी थी कि उनके जो है ना जो दुकान वहां पे थे उसको जो है हटा दिया गया, उनकी रोजी रोजगार पे जो है असर पड़ेगा। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के विपक्ष जो है लगातार कहा जाए तो आ भी रहा है, हमेशा जो है ये सवाल उठाता रहा है। लेकिन अगर बात करें तो काशी की जनता जो है बखूबी समझती है, क्योंकि जिस तरह से जब विश्वनाथ कॉरिडोर का जब निर्माण हुआ उसके बाद जो है काफी जो है वहां पे जो पर्यटक थे वो आ रहे हैं, उनको आसपास के जो दुकानें थे उनको जो है कहा जाए तो उसका रोजगार भी मिला। तो इन सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी जो है कहा जाए तो उसको बुलाने का है। लेकिन जिस तरह से जो अतिक्रमण जो हटाया गया, जिससे मंदिरों को जो है नष्ट किया गया, तो उसको लेकर के कांग्रेस और कुछ जो है शंकराचार्य जो है इसका विरोध कर रहे हैं और इस पे सवार होकर के अजय राय का भी का उम्मीद है कि हम इस पे सवार होकर के जो है लोगों के बीच में मतलब जाएंगे और मत प्रतिशत जो है इस बार बढ़ने के, क्योंकि इस बार की अगर हम बात करते तो इस बार जो है इंडिया गठबंधन साथ में, यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे साथ में समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। क्योंकि पिछले बार अगर 2014 की बात करें तो तीसरे नंबर पे जो है यहाँ पे प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी। वहीं अगर हम बात करें 2019 में तो दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी थी और अब जो है कहा जाए तो इंडिया गठबंधन में मतलब कांग्रेस के साथ में है। तो इसमें जो कहीं ना कहीं जो है अजय राय इसको मजबूती के तौर पे देख रहे हैं और जिस तरह से तमाम जो मुद्दाएं जो है जो योजनाएं हैं उसको लेकर के जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं जिससे कि काफी लोगों को नाराजगी है, युवाओं को रोजगार को लेकर के है, इन सब तमाम चीजों को लेकर के जो है कांग्रेस से कहा जाए तो चुनावी मैदान में है। वही भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के मुद्दों को लेकर के जो है चुनाव मैदान में है अब है, क्योंकि उनके तमाम जो है यहाँ पे जो नेता थे वो वाराणसी में जमे ठीक हुए है, थे। ठीक है, लगातार ठीक है। मदन, मदन देखिए, काशी के अगर जातीय समीकरण पे अब आते हैं, हमने बात कर ली कि वहां पर विकास के बाद जिस तरीके की अफरा तफरी देखने को मिली उसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा। अब काशी की जाति पर आते हैं, जातीय समीकरण काशी का क्या कहता है? मदन देखिए, ओबीसी इम्पैक्टेड एरिया है और सबसे ज्यादा यहाँ पर मछुआरे, मल्लाह, इस तरीके की जातियां ज्यादा नजर आती हैं। ओबीसी, एसटी, एससी, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। सवर्ण उनकी तुलना में काफी कम है। कितना इम्पैक्ट नजर आएगा? अ, बिल
बिल्कुल पूजा, जिस तरह से कहा जाता है कि ओबीसी अगर जाति की बात करें तो ओबीसी लगभग 50% जो है ओबीसी जो है काशी में है। अगर हम बात करें कि अन्य जो ब्राह्मण हो गए या भूमियार हो गए, राजपूत हो गए, इन सब की संख्या जो है काफ़ी कम है। लेकिन अगर जिस तरह से बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया है, जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, काशी में जो ज्ञानवापी का उसमें चल रहा है, तमाम ऐसे इसमें तो कहीं न कहीं जो है हिंदू जो है उसमें ये असर डालने का उसमें पूरा प्रयास है। लेकिन एक अगर बात करें कि जिस तरह से कहा जाए सभाएँ अगर कांग्रेस ने की थी, तो जो रोहनिया क्षेत्र पड़ता है, रोहनिया क्षेत्र में ओबीसी से की संख्या जो है ज़्यादा है, पटेल बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर पूरी पैठ जो है बनाने का जो है विपक्ष है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है किसानों को लेकर के जो मुद्दा उठते रहे हैं, एक उनकी एक जमीनों को एक विषय बार-बार सामने आता है मदन, एक विषय बार-बार सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मोदी जाति है, उसको बहुत रिसेंटली अभी ओबीसी में शिफ्ट कर दिया गया। उस ओबीसी का इम्पैक्ट कितना आएगा और उनके ओपोनेंट जो कि अजय राय हैं, भूमिहार समुदाय से आते हैं, उसका इम्पैक्ट कितना नजर आएगा? क्योंकि जब मैं काशी की बात कर रही हूँ, मैं पूर्वांचल की बात कर रही हूँ, तो पूर्वांचल का हिस्सा बिहार से चूंकि सटा हुआ है, तो ऐसे में जाति है कि जाति नहीं, ये बिहार का फॉर्मूला है, वो कोर फॉर्मूला है, वो पूर्वांचल में भी थोड़ा बहुत तो नजर आता ही है। जी, जी पूजा जी, बिल्कुल इस तरह से अगर कहा जाए तो वाराणसी की अगर बात करें, मैंने पहले ही बताया कि वाराणसी जो है एक तरह से कहा जाए तो मिड सेंटर है, क्योंकि यहाँ से जो है सिर्फ मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ सीटें कुछ जिलों को नहीं बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश को भी जो है यहाँ से टच किया जाता है। जिस तरह से हम अब अगर बात करें कि वाराणसी से सटा जो है भदोई है और भदोई में जो है लगातार कहा जाए तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जब से मतलब भदोई अलग जिला बना उसके बाद से कहा जाए तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कोई भी जो है वहाँ पे चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार जो है टीएमसी से इसके जो उम्मीदवार हैं और ब्राह्मण है चेहरा है, तो जिस तरह का कहा जाए कि वहाँ पे जो है ब्राह्मणों का वोट जाता है और साथ ही साथ ओबीसी का, तो इनको जो है टीएमसी ने जो है वहाँ पे जो प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं अगर हम बात करें चंदौली की, तो चंदौली जो है कहा जाए तो महेंद्र नाथ पांडे वहाँ से जो है चुनावी मैदान में है और जिस तरह से तमाम जो विकास की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं है वहाँ से समाजवादी पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री जो वीरेंद्र सिंह है उनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो भूमिहार और जो राजपूतों का जो है वो वोट को जो कहा जाए तो वो बांटने के, लेकिन अगर उसी में अगर हम बात करें तो मौर्य हैं और तमाम ऐसे जाति के लोग जो चंदौली में है, तो वो लोग जो है कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में है। लेकिन अगर हम बात करें कि ठीक जो है, ठीक है। एससी एसटी के मदन, जो लोग हैं, आपके पास मैं वापस आ रही हूँ, आपके पास मैं वापस आ रही हूँ। थोड़ा सा 7वें चरण का उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या समीकरण है, एक बार दर्शकों को वो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसके बाद मैं इसी संदर्भ में आपसे बातचीत करूंगी। बने रहिए हमारे साथ में। देखिए, 7वें चरण में उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव होगा। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इन सीटों पर किस किस के बीच में है महामुकाबला। वाराणसी से देखिए नरेंद्र मोदी और अजय राय जो कि कांग्रेस से हैं, और बीएसपी से सैयद नियाज अली माफ कीजिएगा, ये तीनों तिगड़ी बना रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके अलावा गोरखपुर से बीजेपी की तरफ से रवि किशन मैदान में है, दूसरी बार भरोसा जताए रवि किशन पर। काजल निषाद मैदान में है सपा की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, ऐसा समझ सकते हैं। बीएसपी की तरफ से जावेद सिमनानी मैदान में है। महाराजगंज में बीजेपी की तरफ से पंकज चौधरी, सपा की तरफ से रमेश बिंद और बीएसपी की तरफ से मौसमे आलम मैदान में। कुशीनगर में बेहद खास जिला, इम्पैक्ट अच्छा खासा रखता है। बीजेपी की तरफ से विजय कुमार दुबे, समाजवादी पार्टी की तरफ से अजय प्रताप सिंह मैदान में है। बीएसपी की तरफ से शुभ नारायण मैदान में है। और देवरिया में आई है। अब देवरिया का समीकरण समझिए। देवरिया की तरफ से बीजेपी की तरफ से शशांक मणि त्रिपाठी मैदान में है, तो उनके ऑपोजिशन में खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, या यूं समझिए कि गठबंधन की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह, और बीएसपी की तरफ से संतोष यादव इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प और खास बना रहे हैं। बलिया की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी है नीरज शेखर, समाजवादी पार्टी की तरफ से सनातन पांडे, बीएसपी की तरफ से ललन सिंह यादव। गाजीपुर से कौन है मैदान में समझिए, बीजेपी के पारसनाथ राय और समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं। बीएसपी की तरफ से उमेश कुमार सिंह मैदान में हैं। तो वहीं बांसगांव से बीजेपी कमलेश पासवान प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी या गठबंधन की तरफ से समझ लीजिए कि सदन प्रसाद मैदान में है। डॉक्टर राम समुद्र बीएसपी के प्रत्याशी हैं। सलेमपुर बीजेपी की तरफ से रविंद्र कुशवाहा, समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से रमाशंकर राजभर और भीम राजभर बीएसपी के प्रत्याशी हैं।
राजभर फैक्टर कितना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चंदौली आइए, चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे, जिनका जिक्र अभी मदन लगातार कर रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और बीएसपी की तरफ से सत्येंद्र कुमार मौर्य मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मिर्जापुर अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल खुद यहां से मैदान में है, और समाजवादी पार्टी यानी कि गठबंधन की तरफ से रमेश बिंद मैदान में है। रमेश बिंद अनुप्रिया पटेल या यूं कहें कि अपना दल सोनेलाल के किसी जमाने में खास हुआ करते थे। मनीष त्रिपाठी बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। रॉबर्ट्सगंज में अपना दल सोनेलाल, रिंकी कोल मैदान में है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से छोटेलाल खरवार मैदान में है। बीएसपी की तरफ से धनेश्वर गौतम, जो कि पेशे से एक एडवोकेट है, वो भी मैदान में है। घोसी की तरफ से एसबीएसपी की तरफ से यानी कि सुभाषपा की तरफ से अरविंद राजभर मैदान में है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय मैदान में है, और बीएसपी की तरफ से बालकृष्ण चौहान मैदान में है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन 13 सीटों के समीकरण पर भी बातचीत करें। यानी कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे। वो गोरखनाथ मठ के प्रमुख भी हैं, जिनका पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रभाव है, महत्व है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद और अभिनेता से नेता बने रवि किशन शुक्ला को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को टिकट दिया। काजल एक भोजपुरी सीने अभिनेत्री हैं, जो कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के बाद विपक्षी गठबंधन यानी कि आईएनडीआईए की संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। गोरखपुर में लड़ाई मुख्यतः योगी बाबा और आईएनडीआईए गठबंधन के बीच है। चेहरा सिर्फ है रवि किशन। सीएम योगी इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं। गोरखपुर के स्थानीय लोगों का एक बड़ा वर्ग योगी के नाम पर बीजेपी का पुरजोर समर्थक भी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और सपा मिलकर आईएनडीआईए प्रत्याशी के लिए रैली कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र सीट का इतिहास आखिरकार क्या कहता है। पार्टी बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला, जो कि रवि किशन अपने नाम के आगे लिखते हैं, 2019 के अंदर इनका वोट प्रतिशत 60.93% रहा। और समाजवादी पार्टी की तरफ से रामभुआल निषाद उस समय चुनावी मैदान में थे, जिनका वोट प्रतिशत 35.3% रहा। कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे मधुसूदन त्रिपाठी, जिनका वोट प्रतिशत मात्र 1.95% रहा। और सीपीआई की तरफ से उम्मीदवार डॉक्टर आशीष कुमार सिंह मैदान में थे, जिनका वोट प्रतिशत 0.69% रहा। सुभाषपा की तरफ से उम्मीदवार अभिषेक चंद, जिनका वोट प्रतिशत 0.37% रहा। और अन्य की अगर बात की जाए तो 0.75% वोट परसेंटेज रहा है। 2019 के बारे में समझिए। अब बात करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की। आखिर 2019 में 7 चरणों में किस पार्टी ने कितनी सीट हासिल करी, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव 7वें चरण के नतीजे क्या कहते हैं। पहला चरण, कुल सीट 91, बीजेपी के हिस्से में 31 सीटें आई, कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें गई, और अन्य यानी कि अदर पार्टीज के हिस्से में 51 सीटें गई। जबकि जो दूसरा चरण था उनमें कुल 97 सीटें थी, जिनमें बीजेपी के हिस्से में 38, कांग्रेस के हिस्से में 12 और अन्य के हिस्से में 47 सीटें गई थी। तीसरे चरण की अगर बात करें तो कुल सीटों की तादाद 115, जो कि इस बार पहले चरण में थी। बीजेपी के हिस्से में 67 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 19 और अन्य के हिस्से में 29 सीटें गई थी। चौथा चरण, जिनकी कुल सीटों की तादाद 75, बीजेपी की तरफ से 49, कांग्रेस की तरफ से 2 और अन्य पार्टियों की तरफ से 20 सीटें। पांचवा चरण, जिनमें कुल सीटों की अगर बात की जाए तो 51, बीजेपी की तरफ से 42, कांग्रेस की ओर से 1 और अन्य पार्टियों के हिस्से में मात्र 8 सीटें आई। छठा चरण, कुल सीट की अगर बात की जाए तो छठे चरण में बीजेपी के हिस्से में 45, कांग्रेस के हिस्से में 1 और अन्य के हिस्से में गई 13 सीटें। सातवां चरण क्या कहता है, कुल सीटें 59 थी, बीजेपी के हिस्से में 31 गई, कांग्रेस के हिस्से में 8 गई और अन्य के हिस्से में गई 20 सीटें। अब वोटिंग टर्नआउट समझिए। अब आपको बताते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चिंता आखिरकार किस बात की है। बीते 6 चरणों को अगर आप देखेंगे तो वोटिंग टर्नआउट में कमी आई है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। 2019 की तुलना में इस बार औसतन 3% वोटिंग मार्जिन कम रहा है।
ग्राफिक्स के जरिए समझते जाइए कि इन 6 चरणों के अंदर 2019 में वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा था और 2024 में क्या है। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया, पहले चरण में अगर बात करें तो 2019 में 70% वोटिंग हुई थी, जबकि 2024 में ये वोटिंग परसेंटेज 66 हो जाता है। दूसरे चरण में आइए 70% वोटिंग और 24 में ये वोटिंग परसेंटेज 67 हो जाता है। तीसरे चरण को समझिए, 67% वोटिंग 2019 में हुई थी, 66% वोटिंग जबकि 2024 में दर्ज की गई। चौथा चरण कहता है कि 69% दोनों ही सालों में 2019 और 24 दोनों में 69% वोटिंग हुई है। पांचवें चरण को समझ लीजिए, लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा ये नहीं है लेकिन लगभग 62% दोनों ही चरणों में वोटिंग हुई थी, दोनों ही सालों में हुई थी, 2019 में भी और 2024 में भी। तो छठा चरण क्या कहता है, 64 और 62 का आंकड़ा, यानी कि 2019 में 64 और 2024 में 62। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की एक खास बात है, मैदान में वीआईपी चेहरों की एंट्री है। ऐसे बीते सभी 6 चरणों की अगर बात करें तो स्टार उम्मीदवार रहे हैं मैदान में, लेकिन इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में है। आइए अब आपको ग्राफिक्स से जरिए बताते हैं कि वो कौन से वीआईपी चेहरे हैं जिन्होंने 7वें चरण को और ज्यादा खास बना दिया है। 24 का 7वां चरण बेहद इंपॉर्टेंट है। वीआईपी चेहरों की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला चेहरा जो कि बीजेपी या यूं कहूं कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं और काशी यानी कि वाराणसी से बीजेपी के सांसद कैंडिडेट भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोरखपुर आइए, गोरखपुर से रवि किशन लगातार दूसरी बार चुनावी रण में, चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को बैकडोर से समझिए कि उनका वरदहस्त्र है इनके हाथ पर, इसी वजह से इन पर वापस से भरोसा जताया गया। कंगना रनौत मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अभी अभी बॉलीवुड से इन्होंने राजनीति के अंदर एंट्री करी है। एंट्री मिलती है या नहीं मिलती, एंट्री पास लेकर के वापस चली जाएंगी बैरंग या फिर वापस आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। विक्रमादित्य सिंह शाही परिवार से आते हैं और वीरभद्र सिंह के पोते हैं। विक्रमादित्य सिंह मंडी से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बेहद खास अच्छा इम्पैक्ट इनका है वीरभद्र सिंह की वजह से। पवन सिंह जो कि काराकाट से एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ये भी एक खास चेहरा है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री भी हैं और लगातार चूंकि बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं और इनका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सॉलिड है। इस वजह से इनका इम्पैक्ट हमीरपुर के अंदर अच्छा माना जाता है। दादा परदादा तक की राजनीति चली आ रही है। आगे बढ़िए, रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा समय में मंत्रालय भी था उनके पास। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चुनावी रण में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पंजाब की अब बात करेंगे। पंजाब में लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण में मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों के नेताओं ने अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश के तहत पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को सभी 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और सभी 13 लोकसभा सीटों पर कुल 328, जो कि आप समझिए कि इन 57 सीटों में पंजाब की जो 13 सीटें हैं वहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार है। इसको राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं इस एंगल से कि जितने ज्यादा उम्मीदवार उतने ज्यादा कि कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी मौजूदा समय में एक प्रबल दावेदार है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक अच्छा अवसर है, जब वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बहुत वाइल्ड स्केल में तो उनको अवसर मिल सकता है। खबरों में आगे बढ़िए और समझिए कि उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनकी तादाद 328। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि किन किन सीटों पर कल चुनाव होना है। फरीदकोट के अंदर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, खंडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, इन तमाम सीटों पर
वोटिंग कल होनी है। तो पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव हैं और इन 13 सीटों के लिए 328 उम्मीदवार मैदान में हैं। चलिए, गीतांशु सेजवाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। गीतांशु, पंजाब का मुकाबला हर लिहाज से बेहद दिलचस्प है। अंतिम चरण के लिए पंजाब सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 सीटें छोटी बात नहीं होती, लेकिन इन 13 सीटों के अंदर गले की हड्डी बने हैं ये 328 उम्मीदवार। सभी नहीं जीतेंगे, जीतना सिर्फ 13 को है, लेकिन वोट जरूर काट देंगे। देखिए पूजा, जिस तरीके से पंजाब के समीकरण बने पड़े हैं और अलग अलग पार्टियां जो है इस वक्त मैदान में है, सभी अपने अपने जो है दमखम दिखाने के ऊपर उतारू हैं। 1 तारीख का समय जो है एक दिन से भी और कल वोट डलने हैं। साथ ही चुनावी प्रचार अब थम चुका है। यहाँ पर अगर बात करें स्टार प्रचारकों की तो प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, राहुल तय होगा कि वोटरों के हाथ में क्या है, में कौन सा बटन आता है और वोटर किस ओर झुकते हैं, क्योंकि इस बार जो है कोई किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहा है। अकाली दल की अगर बात करें, वह अकेले चुनाव मैदान में एज केसरी पार्टी जो है सामने आ रही है उठकर, और अच्छे जो है उन्होंने बड़े बड़े चेहरे जो कि पुराने समय से एक जड़ की तरह जो है अकाली दल को संभाले हुए हैं, उन लोगों को जो है उन्होंने सीट दी है। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के सभी नए चेहरे इस वक्त पंजाब में हैं, क्योंकि बीजेपी जो है पहली बार अपना पंजाब में जो है दमखम दिखाने जा रही है और दिखाना चाहती है कि किस तरीके से हम भी जो है कम नहीं है। और उसी दौरान जब कांग्रेस की बात होती है, तो कांग्रेस में जालंधर की बात करें तो जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, एक वीआईपी चेहरा है, वह भी चुनाव में इस वक्त अपना दमखम दिखा रहे हैं। और अगर बात करें पूरे पंजाब की, तो पूरे पंजाब में कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस की सीटें जो है सबसे ज्यादा चुनकर आती रही हैं। दूसरे नंबर पर अकाली दल और कांग्रेस आते रहे, दूसरी पार्टियां आती रही हैं। और अगर साथ ही इस पर बात करें तो सभी पार्टियों के जो चेहरे हैं वह काफी दमखम रखते हैं, बड़े बड़े चेहरे उन्होंने चुने हैं। तो आपस में जितना ये वोट बैंक काट सकते हैं जरूर काटेंगे। गीतांशु, अगर मैं 328 कैंडिडेट्स की बात करूं, तो 328 कैंडिडेट्स, देखिए हर राज्य को आप समझिए, हर राज्य की कंपैरेटिवली पंजाब में सिर्फ 13 सीटों के लिए 328 कैंडिडेट हैं। इसी वजह से मैं बार बार आपको इसी सवाल पर लेकर के आ रही हूँ। इन 328 कैंडिडेट्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, वो जो दर्शक देख रहे हैं उनको प्लीज बताइए। देखिए, अगर मुख्य 5 सीटों की अगर बात करें तो वहां पर 65 कैंडिडेट आते हैं। अगर 5 सीटों की बात करें, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, बीएसपी और जो है दूसरी पार्टियां हैं, उसमें लगभग बड़ी शहरों की अगर बात करें तो लगभग 65 सीटें आती हैं। 328 कैंडिडेट एक बड़ी गिनती है 13 सीटों के लिए। पूरे पंजाब की अगर बात करें तो की उम्मीद जो वोटर जरूर देखना चाहते हैं, क्योंकि जो है निर्दलीय किसी भी दल से नहीं है, वह वोट जो प्रत्याशी हैं वह ज्यादा खड़े हुए हैं और अपनी दमखम जो है दिखाना चाहते हैं। कोई मजाक में यहाँ पर जा रहा है, कोई अपने पूरे परिवार को लेकर खड़ा हुआ है, और नए नए चेहरे जो पार्टियों से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं खुद मैदान में उतरना चाहते हैं, उनकी गिनती जो है बहुत ज्यादा है। और अगर मोटी मोटी अगर बात करें तो वह वोट बैंक जो है तोड़ने की जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर रखते हैं कि बड़ी पार्टियों का वोट बैंक जो है इस बार बहुत ही मार्जिन जो है कम है, और वोट बैंक अगर टूट जाता है कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी जो है फिसलने का जो है उनको डर सता रहा है। इसलिए जोड़ तोड़ की कोशिश जरूर हो सकती है आने वाले दिनों में। जैसे कि अगर वोट पड़ती है तो उसमें देखना ये होगा कि किसको कितनी वोट पड़ती है, क्योंकि मार्जिन बहुत ही कम है। तो यहाँ पर वोटों की गिनती जो है बहुत ही कम रहने वाली है, मार्जिन बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि 60% के करीब अभी तक वोटें पड़ी हैं। सभी 55% से लेकर 60% तक वोटें पड़ती हैं। तो यह देखना हो कि पार्टी कितनी वोट ले जाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीतांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। 7वें और आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। बिहार में 7वें फेज में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। बिहार में 8 सीटों पर चुनावी दंगल लड़ रहे 134 उम्मीदवारों में 50 से ज्यादा धनबल और 30 बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। पटना साहिब से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री
रविशंकर प्रसाद ने 40 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़्यादा की संपत्ति के अपने हलफनामे में दाखिल करवाई है। इतना ही नहीं, भाजपा, राजद, कांग्रेस के सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिहार में किस किस के बीच हो रहा है महामुकाबला। बक्सर सीट में बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी मैदान में है, आरजेडी की तरफ से सुधाकर सिंह मैदान में हैं। तो वहीं आरा सीट से बिहार की तरफ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं आरके सिंह, सीपीआई-एमएल की तरफ से सुदामा प्रसाद मैदान में हैं। पाटलिपुत्र बिहार की तरफ से बीजेपी के रामकृपाल यादव मैदान में हैं, आरजेडी की तरफ से मीसा भारती मैदान में चुनाव लड़ रही हैं। तो पटना साहिब सीट में बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस की ओर से अंशुल अभिजीत मैदान में। नालंदा सीट का समीकरण समझ लीजिए, जेडीयू की ओर से कौशलेंद्र कुमार मैदान में और सीपीआई-एमएल की तरफ से संदीप सौरभ मैदान में है। जहानाबाद सीट का समीकरण क्या कहता है? जहानाबाद की तरफ से जेडीयू की ओर से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मैदान में है, जबकि आरजेडी की ओर से सुरेंद्र प्रसाद यादव, काराकाट की ओर से प्रत्याशी जो हैं वो आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा हैं, सीपीआईएम के राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में है, जबकि पवन सिंह जो हैं इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो वहीं सासाराम सीट के बारे में समझ लीजिए, सासाराम की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी शिवेश राम हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से मनोज कुमार चुनावी रण में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव मोहन हमारे साथ में जुड़ गए। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आखिरी मुकाबला, आखिरी चरण, 7वां द्वार और तोड़ने के लिए सभी प्रत्याशी, सभी दल तैयार हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो बिहार का जो अंतिम चरण का चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव है, उसके बारे में कहा जा सकता है कि ये बीजेपी के लिए अहम है, क्योंकि ये जो 8 सीट पे चुनाव हो रहा है, इससे पहले जो है बीजेपी एनडीए गठबंधन का रहा है, जिसमें एनडीए के लिए ये इसलिए चुनौती बनी हुई है क्योंकि तो ये सभी सीट उनके लिए इम्पोर्टेंट है जीतना, क्योंकि इनका सिटिंग एमपी पहले से यहीं से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर चर्चा की जा सकती है। अब ये देखिए कि वीआईपी सीट जिसे कहा जा रहा है या हॉट सीट माना जाए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पटना साहिब जो है वहाँ रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीरा कुमार के बेटे हैं अंशुल अभिजीत, वो लड़ रहे हैं, उनका अपोजिट कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं। और इधर मीसा भारती पाटलिपुत्रा से जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रही है वो। और उसके अलावा रामकृपाल यादव जो भाजपा के उम्मीदवार है। काराकाट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, इसकी चर्चा ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि वहां से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा है और राजा राम एक तरफ से दूसरी उम्मीदवार है महागठबंधन की ओर से, और जो पवन सिंह है जो सुपरस्टार के माने जाते हैं, उनकी एंट्री को लेकर के वहां ये कह सकते हैं कि ये हॉट सीट बना हुआ है। कहा जा रहा है कि ये त्रिकोणात्मक यहाँ मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा बक्सर की तरफ आ जाए तो बक्सर में मिथिलेश तिवारी जो पूर्व विधायक है भाजपा के, उनको भाजपा ने पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है और वहां उनके अपोजिट बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह है जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं और वो अपने बयानों के लिए, अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाते हैं, अपने विवादवादों के लिए जाने जाते हैं। और वहाँ एक शख्स और खड़े हैं जो पूर्व आईपीएस जिन्होंने बीआरएस लेकर वहाँ चुनाव मैदान में है, उनका नाम है आनंद मिश्रा। तो ये 3 लोगों के बीच में अभी माना जा रहा है कि यहाँ का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है और भाजपा के लिए खास करके है क्योंकि यहाँ से अश्विनी चौबे 2 बार चुनाव जीत चुके थे, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वो नाराजगी भी व्यक्त किए हैं, इसलिए मिथिलेश तिवारी पर दाव लगाया गया है। लेकिन वहाँ आनंद मिश्रा की एंट्री ने यहाँ भी एक त्रिकोणात्मक संघर्ष कह सकते हैं कि उपस्थित करा दी है। और एक चीज और है जहां त्रिकोणात्मक संघर्ष होने की संभावना जताई जा रही है, वो है जहानाबाद। जहानाबाद में देखिए चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो कि जदयू के उम्मीदवार है, यानी एनडीए के उम्मीदवार है, और उनको टक्कर देने के लिए राजद ने सुरेंद्र यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया है। और तीसरी तरफ वहां से बसपा के रूप में जो वहां के पूर्व सांसद रहे अरुण कुमार सिंह,
अरुण कुमार सिंह पहले से वहां सांसद रहे हैं, तो उनकी एंट्री से यहाँ पर त्रिकोणात्मक राजीव देखिए, बिहार के अगर जातीय समीकरण की मैं बात करूं या फिर सियासी समीकरण की बात करूं, तो बीते दिनों तेजस्वी का एक बयान सामने आया। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जेडीयू और बीजेपी अपनी अपनी सीटों पर एफर्ट डाल रही है, एक दूसरे के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं और चुनाव खत्म होते ही समीकरण चेंज हो सकता है। क्या इस तरीके की कोई हलचल नजर आ रही है? क्या वाकई जेडीयू और बीजेपी सिर्फ अपनी अपनी सीटों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव का अपना ये पॉलिटिकल बयान हो सकता है चुनाव के बाद जब जीत होगी, क्योंकि हर पार्टी, हर गठबंधन अपने स्तर से ये तैयारी कर किया है और यह कह रहा है, दावा कर रहा है कि उनकी जीत हो रही है। भाजपा कह रही है कि हम 40 सीट जीत लेंगे। इधर तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अधिक से अधिक सीट जीतेंगे। तो ये तो क्या होगा कुछ जाना, ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से इस बार का जो चुनाव है 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग है। इसलिए अलग है कि इस बार के वोटर जो है, अभी तक के जो ट्रेंड देखने को मिले हैं, हालांकि वो तो ईवीएम में कहते हैं, सभी की किस्मत क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो चुनाव प्रेक्षकों का कहना है या हम लोगों ने जो न्यूज कवरेज की है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कई जगह, कई स्थानों पर यह देखा जा रहा है कि जो एनडीए के वोटर्स हैं उसमें सेंधमारी हो रही है, जबकि आरजेडी के वोटर हर जगह लगभग इंटैक्ट है। तो इसका अब परिणाम क्या होगा और इस जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कौन सी तस्वीर सामने आएगी, इसकी चर्चा तो बाद में की जा सकती है। तेजस्वी यादव ये कह सकते हैं कि महागठबंधन की ओर से एक ऐसे लीडर हो गए हैं जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं, और प्रधानमंत्री भी जब आते हैं तो तेजस्वी राजीव एक सवाल मेरा और रह जाता है, चूंकि देखिए टाइम भी खत्म हो रहा है, उससे पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें अलग अलग दल अपने भाग्य के फैसले के लिए बाहरी उम्मीदवारों पर भरोसा जताए हुए हैं, सिर्फ इस लिहाज से कि वो पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे उम्मीदवार हैं या उनके भरोसेमंद हैं, लेकिन जनता उन पर ट्रस्ट क्या कर पा रही है? क्या पॉलिटिकल पार्टी का भरोसेमंद होना और जनता का भरोसेमंद होना, ये दो अलग अलग विषय हैं। जनता क्या इस मुद्दे को डिफरेंशिएट कर पा रही है और इसका इम्पैक्ट कितना है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। ये इस बार के चुनाव में ये बड़ा अहम देखने को मिल रहा है कि जैसे 2014, 2019 ये दोनों फेज में ये देखा गया कि कहा जा रहा था कि मोदी वेव था, और मोदी वेव की वजह से, मोदी की लहर की वजह से 330 सीटें पिछले 2019 में आई। इससे पहले भी 2014 का परिणाम भी मोदी वेव का परिणाम माना गया। लेकिन इस बार क्या जो मोदी का वेव है, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लहर है, क्या वो इम्पैक्ट डालेगा, इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो यहाँ एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अधिकांश सीटों पर यही देखा जा रहा है कि उम्मीदवार उतने सक्रिय नहीं है जितना कि पार्टी सक्रिय है, और पार्टी के सक्रिय, और उनको भरोसा है कि पार्टी के नाम पर उन्हें वोट मिल जाएगा। और यही कारण है कि जमीन पर जो भाजपा को काम करना चाहिए था, या एनडीए को जितना काम होना चाहिए था, या उम्मीदवार के तौर पर जितनी विजिट होनी चाहिए थी, जनता से जुड़ाव होनी चाहिए थी, कई जगहों पर देखा गया कि जनता से उनका जुड़ाव नहीं हुआ। और यही कहा जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड हर जगह कि आखिरकार जो लोग नाराज हैं, और जो लोग सांसद से अपने नाराज हैं, या कामों से नाराज हैं, या विकास को लेकर अपेक्षा से नाराज हैं, वो लोग अंत में मोदी के नाम पर वोट करेंगे। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोदी वर्सेज आरजेडी यहाँ हो चुका है, और यहाँ जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग होती है। इसलिए सबके मन में ये बैठा हुआ है कि या तो मोदी के नाम पर वोट होगा या लालू प्रसाद के नाम पे वोट होगा। जो उम्मीदवार है, ठीक है राजीव, इस बार बिहार के चुनावों के अंदर एक हिडन इम्पैक्ट है, वो हिडन इम्पैक्ट है पीके ने जिस तरीके से गांव-गांव घूम करके पैदल यात्रा की है, क्या आपको ये लगता है कि बीते 6 चरणों के अंदर और आगे आने वाला 7वां चरण वोटर्स के बीच उदासीनता या जागरूकता, जो भी आप इसे कहें, इसके पीछे उनका इम्पैक्ट है क्या?
देखिए प्रशांत किशोर का फोकस अभी लोकसभा चुनाव नहीं है। बिल्कुल, इसको लेकिन बिल्कुल लेकिन इसको समझ लेकिन लेना होगा। लेकिन राजीव, उनका फोकस नहीं है, पर वो हिडन इम्पैक्ट हो सकते हैं। जिस तरीके से वो गांव-गांव में रैली कर रहे हैं, पैदल पहुंच रहे हैं, नुक्कड़ जनसभाएं कर रहे हैं, जनता इवॉल्व तो होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए वो अपने हिसाब से ये सब समझा रहे हैं कि अगर पीके का ये टारगेट है कि बिहार में एक अच्छी सरकार बने, वो देश की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो जितने भी सभाओं में जाते हैं वह यही कहते हैं कि जितने भी आपको अगर अपने बिहार को ठीक, अपने देश को ठीक करना है तो बिहार को ठीक करना पड़ेगा। बिहार में एक अच्छी सरकार आए, बिहार में अच्छा नेता चुना जाए, इसकी आप तैयारी कीजिए। वो लोकसभा की बात अभी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इम्पैक्ट की बात जहां तक किया जाए, ये जागरूकता की बात जहां कही जा रही है। देखिए जितना वोटिंग परसेंटेज कम होगा, ये मान के चलिए कि उतना ही एनडीए को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि हमेशा से ही देखा गया है कि जितना ज्यादा परसेंटेज वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है, उस पिछले चुनावों का अनुभव देखें तो उसमें एनडीए को फायदा हुआ। क्यों? इसलिए कि जो पिछड़ी जातियां हैं या जो नीचे दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी तादाद अभी भी वोटिंग में, चाहे हीट वेव हो या बरसात हो या जाड़ा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, वो तमाम लोग वोट करने आते हैं। बिल्कुल। फिलहाल राजीव, 7वें चरण से है। पहले एक यक्ष प्रश्न यही कि बिहार में काबा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार की बयार में कौन उड़ेगा और कौन बचा रह जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और 7वें चरण का 7वां द्वार तोड़ेगा कौन, क्योंकि इसके बाद ही जो उत्तीर्ण होगा वो अर्जुन कहलाएगा, और जो धराशायी हो जाएगा परीक्षित बन जाएगा। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।